एस जयशंकर अमेरिका के 3 दिन के विजिट पर है। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के तमाम चीजों पर डिस्कशन चल रहा है, कई समझौतों पर बात हो रही है। लेकिन मीनवाइल अगर हम पूरा स्ट्रैटेजिकली इस पूरी मीटिंग को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? भारत का स्टैंड क्या है? अमेरिका जिस तरीके से देखा हमने, अमेरिका ने टैरिफ कम किए हैं, तो ये पूरा जो मीटिंग है अमेरिका के साथ, जो अब भारत का मीटिंग चल रही है, वो किस तरीके से आप देखते हैं कि स्ट्रैटेजिकली हमको और स्ट्रॉन्ग कर रही है? पूजा जी, ये जो मीटिंग थी ये जयशंकर साहब का दौरा तय था और ये एक बहुत जो एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पजल है उसका पीस था, क्योंकि काफ़ी दिनों से भारत और अमेरिका में जो दूरियां बनी हुई थी उनको घटाने की कोशिश हो रही थी। और याद कीजिए, एक तथ्य सामने आया था जो हमने एमएच1 पे डिस्कस भी किया था कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम आया था, बिल्कुल क्लियर आया था। जेडी वेंस का नाम आया था, लुटनिक का नाम आया था और पीटर नवैरो का नाम आया था, और ये कार्ल टकरसन एक जर्नलिस्ट है उसका नाम आया था। ऐसा माना जाता कि इन्होंने ट्रंप को मैनिपुलेट किया था, ट्रंप को ऐसा स्थिति ही बताई थी कि जो ट्रेड डील कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले होनी थी, रादर कुछ महीने पहले होनी थी, ये उसको बार बार डिले करते रहे और अमेरिका का अजीब सा स्टैंड बदलता रहा बदलता रहा बदलता रहा। परिस्थिति ऐसी हुई कि ट्रंप को शायद ये लगा कि भाई ये मेरे साथ कुछ गेम हो रहा है या मेरे ही लोग मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सरगे गोर या गोरेंस्की जिनका नाम है उनको यहाँ भेजा एज एम्बेसडर। जब गोर यहाँ आए जनवरी में, उन्होंने कार्यभार संभाला, तो उन्होंने सबसे पहले बोला जी मेरे को भारत और अमेरिका के बीच जो दूरी आई है, जो थोड़ा डिस्टेंस आया, उसको कम करना और मेरे को स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे काम करना है। ये गोर का स्टेटमेंट आया था। फिर वो उन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने बोला भाई अमेरिका की तरक्की बिना भारत के अधूरी है। अमेरिका में टेक्नोलॉजी, और अगर वो भारत में ना आए उस टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं। और जो भारत है ये अमेरिका के लिए नंबर 1 या मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर है इस शताब्दी का। जब ऐसे स्टेटमेंट आए तो हमें लगा यार कुछ तो ये आदमी कर रहा, कुछ इसके दिमाग में तो है। फिर आपने देखा होगा कि हर सैटरडे संडे इसने काम किया। इसने पूरे टाइम जब से इसने कार्यभार जनवरी में संभाला इसने काम किया। अब ये जो गोर या गोरेंस्की है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में गोर कहते हैं, तो ये बंदा ट्रंप का बहुत विश्वास पात्र आदमी है, बहुत ही करीबी आदमी है। और इसने क्या किया, इसने मेक श्योर किया कि जो भी बात भारत की है या भारत का जो भी पक्ष है वो डायरेक्ट ट्रंप के पास जाए। अगर ट्रंप को कुछ कहना वो डायरेक्ट वो भारतीय पक्ष से वो कन्वे कर दे, क्योंकि दिल्ली में बैठा था। इसके बाद काफ़ी चीज़ें आई। इनका एक बाइट पार्टिजन डेलीगेशन आया, वो हमारी काफ़ी मिनिस्ट्रियों में गया, पीयूष गोयल साहब से मिला, जयशंकर साहब से मिला। तो लगा कि कुछ चीज़ों में मतलब ना जल्दी की जा रही है। और फिर यूरोप की जो ट्रेड डील हुई तो उसके बाद इनकी बहुत ही जल्दी हो गई कि तब इन्हें लगा यार अब तो ये बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, अब हमें जल्दी कुछ कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में भी बड़ा प्रेशर था। तब एक स्ट्रैटेजी बनाई गई जिसके अनुसार कि भाई डॉक्टर जयशंकर साहब और बाकी हमारे लोग जो इनके बड़े बड़े लोगों के साथ डायरेक्टली एंगेज होने लगे कि भाई अब आगे ये करना है, आगे इसमें ये चीज़ करना। और तभी स्कॉट बेसेंट का भी एक स्टेटमेंट आया था, आपको याद होगा। उसने बोला जी अब ये जो रशियन ऑयल को लेके हमने टैरिफ लगाया ये तो बेकार है, इसको हमें रोल बैक करना चाहिए, क्योंकि भारत ने सब्सटैंशियली रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। अब उसकी अंक गणित क्या है वो प्रीवियस एपिसोड्स में बता चुका हूँ, उस पर फिर नहीं जाएंगे। जब ये वाली चीजें आ गई तो ये माना गया कि अब यहां पे कहीं ना कहीं चीजें बदलने लगी है, चीजें बदल रही है। जयशंकर साहब का जो विजिट था, अब देखिए पैक्सिल का जो मिनरल्स के अलायंस है, भारत को इनवाइट किया गया। केवल 20 कंट्री है उसमें, 20 कंट्री है उसमें मात्र जिसमें भारत को इनवाइट किया गया। और इसमें जो इनवाइट नहीं किया गया, जिसको बहुत लॉलीपॉप दिए गए आज तक, जिसको बोला गया तेरे यहाँ बहुत पेट्रोल है, तेरे यहाँ बहुत क्रिटिकल मिनरल्स है, वो पाकिस्तान, उसको इनवाइट भी नहीं किया गया, वो उस मेंबरशिप का पार्ट भी नहीं है। अब 3 या 4 दिन का जयशंकर साहब का दौरा और पैक सिल्का की मीटिंग एक आधे दिन की। सवाल यही था डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, बाकी 2.5 दिन या बाकी 3 दिन डॉक्टर जयशंकर साहब के एजेंडा पे क्या क्या किससे मिल रहे हैं। तो ये लगा था कि भाई अब जो ये डील वाला मसला है ये बिल्कुल जल्दी खत्म होने वाला है। इतने में डॉक्टर साहब वहां पहुंचते तो यहाँ ट्रेड डील वाला मसला खत्म, अब एफटीए पे कार्रवाई शुरू। अब डॉक्टर जयशंकर साहब जो मिल रहे हैं वो अगली श्रेणी के लोगों से मिल रहे हैं, यानी अगले ऑब्जेक्टिव अगले मिशन के लिए मिल रहे हैं। जैसे स्कॉट बेसेंट से मिले, जब यहाँ मिले तो ये आप बात कर रहे हैं कि भाई अब डील वील तो हो गई, हमारी ट्रेड हो गई, एफटीए पे काम हो रहा है, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है। अब आगे इकोनॉमिकली कैसे दो देश और नजदीक आए, स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे कैसे बात हो, आपकी नेशनल सिक्योरिटी क्या, हमारी नेशनल सिक्योरिटी क्या, यहाँ ज्वाइंट डेवलपमेंट मतलब वेपन सिस्टम्स की जाए, ज्वाइंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की जाए, और व्यापार के अलावा ये दो देश
कैसे नजदीक आ सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम्स को कैसे जोड़ा जाए, या ये जो आजकल हमारी डिपेंडेंस है अमेरिकन स्विफ्ट पे, इस पे भी जरूर बात की होगी। और जो बड़े मसले जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, या जो अन्य मसले जैसे पेट्रोलियम हो गया, लॉन्ग रन में भारत कितना पेट्रोल लेगा, कितना तेल यूएस से लेगा, यानी कि जो धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाना है और चीजों को आगे ले जाना है। और मेरा ये भी मानना है जो एफटीए को लेके जो भी साइन होना है, अगर कुछ चीजें इफ्स एंड बट्स बचे हैं तो उनको कैसे एड्रेस किया जाए। तो अब तो मतलब मान लीजिए ये ट्रेड डील वाला मसला हो गया। अब स्ट्रैटेजिक चीज जिसमें इकोनॉमी आती है, जिसमें डिफेंस आती है, जिसमें टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी आती है, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट यानी कि चाइना में आजकल जो उबाल आया हुआ है, जो चाइना आजकल अनस्टेबल हुआ पड़ा है, तो उसके परिपेक्ष में क्या किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए। आप जानते हैं कि चाइना में बहुत बड़ा वैक्यूम है, काफी जनरलों को पर्च कर दिया गया है। और अभी जो लेटेस्ट माने तो जो हमने कवर भी किया था मैच 1 पे, एक तो ये था कि भाई चाइना के न्यूक्लियर सीक्रेट्स अमेरिका को भेज दिए जनरल ज़ैंग जुआ ने। दूसरी खबर आई थी चाइना में जितने भी लगभग लगभग न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जिनके ऊपर न्यूक्लियर बम लगे हुए हैं आज की डेट में, उनमें न्यूक्लियर फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ है। और ये चाइना बिल्कुल आजकल खिसक गया, बिल्कुल पागल हो गया है। तो अब उसमें अगर चाइना का कोई रिएक्शन होता है ताइवान के प्रति, या चाइना का कोई रिएक्शन होता है भारत के प्रति, या ऐसी कोई घटना होती है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो अब रिलेशन बेसिक से हटके एडवांस की तरफ जा रही है, रिलेशन शॉर्ट टर्म से हटके लॉन्ग टर्म की तरफ जा रही है, रिलेशन बायर और सायर सेलर से हटके एक बहुत लॉन्ग टर्म इंडो पैसिफिक के स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ जा रही है। और अब इसको आप मिलाइए गोरेंस्की के उस स्टेटमेंट के साथ जब वो कहते हैं कि भारत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर ऑफ द सेंचुरी, यानी कि इस शताब्दी का सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका के लिए भारत ही है और कोई हो नहीं सकता। तो उसी दिशा में अब चीजें आगे जा रही है। तो हम जो अपेक्षा करेंगे और चीजें होंगी। और इसमें एक खास चीज मैं आपको बताऊं, इस मीटिंग का एजेंडा रहा है सप्लाई चेन रेजिलियंस, यानी कि हम जो चीजें अमेरिका से लेते हैं, अमेरिका हमसे लेता है, या जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, क्या उनमें रेजिलियंस कैसे ला जाए। क्योंकि रेजिलियंस किससे लानी है, रेजिलियंस आपको लानी है चाइना से। डिपेंडेंस कहाँ है चाइना पे। जो रेयर अर्थ्स को ब्लॉक किया, रेयर अर्थ मेटल्स को ब्लॉक किया, वो किसने किया, चाइना ने किया। तो उस सब से अपने लिए, यानी कि इस ग्रुप के लिए, वर्ल्ड के लिए और दुनिया के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस कैसे लाया जाए, ये भी एक एजेंडा होगा, ये भी एक डिस्कशन का पार्ट होगा जो वो करेंगे। और इसमें एक चीज आपको बता दूं, और एक नई चीज है जो अभी बिल्कुल जिस पे बात हो रही है जियो पोलिटिकल सर्कल्स में, वो ये है कि ये जो अलायंस है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसमें आपका जापान है, इसमें आपका अमेरिका है और इसमें आपका भारत है। अब देखिए इन 4 लोगों के बीच एक कोई इनफॉर्मल टाई अप या एक इनफॉर्मल एसोसिएशन भी बन सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज और रेयर अर्थ मैग्नेट्स को बनाने की प्रक्रिया, रिफाइनिंग ठीक कर ली है, मतलब उन्होंने व्यवस्थित कर दी है। जापान के पास वो टेक्नोलॉजी है जो रिफाइनिंग और माइनिंग में काम आती है, वो टेक्नोलॉजी जापान के पास है। भारत के पास खूब रेयर अर्थ है पर रिफाइनिंग और माइनिंग की ज़रूरत है। अमेरिका के पास भी रेयर अर्थ है पर रिफाइनिंग और माइनिंग की ज़रूरत है। यानी कि अगर ये 4 देश एक साथ आ जाएं, ये जो रिफाइनिंग, माइनिंग और रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, इसका एक बहुत प्रभावशाली विकल्प बन के पूरी दुनिया के सामने आ सकता है। और अगर मैं आपको ले जाऊं थोड़े दिन पहले अपने बजट की ओर, वहां भी रेयर अर्थ जितने भी मेटल्स होते हैं और रेयर अर्थ से जो बनने वाले मैग्नेट हैं, इन पे निर्मला जी ने विशेषकर इंपोर्ट ड्यूटी जीरो, इन पे आप काम करें तो आपको 10 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, काफी रियायतें भारत ने इस पे अनाउंस की है, जिसका मुझे लगता है कि मिशन था लॉन्ग टर्म में इस सारे सिस्टम को चाइना के जंजाल से कैसे छुड़ाया जाए। और इसके लिए और बाकी अन्य रॉ मटेरियल्स के लिए भारत एक रिलायबल ऑल्टरनेट चाइना का कैसे बने और ये कॉपरेशन कैसे और भी सुदृढ़ हो। जी।